आपने जब भी यूनिवर्स की फोटोज देखी होंगी, हर एक गैलेक्सी आपको एक स्पाइरल शेप में दिखती है। थोड़ा बहुत शेप में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल शेप में एक सिमेट्री होती है, एक फूल जैसी शेप। और गैलेक्सी के अंदर स्टार्स होते हैं, वो स्टार्स भी एक जैसे नहीं होते, कई तरह के स्टार्स होते हैं। तो गैलेक्सी भी एक तरह का घर है। उस घर के अंदर स्टार्स का जन्म होता है, वो खत्म होते हैं, फिर नए स्टार्स का जन्म होता है। तो गैलेक्सी जो कि हम सबका घर है, इसकी भी एक कहानी है। जैसे कि आपके घर की एक कहानी है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, फिर उसके बाद आपके पेरेंट्स आए, फिर आप आए, आपके ऑफस्प्रिंग्स आएंगे। और इस कहानी को जानना आपके लिए इसीलिए जरूरी नहीं है क्योंकि इंटरेस्टिंग है, बल्कि इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसे जानने के बाद ही शायद आप जीवन को एक सही पर्सपेक्टिव में रख पाओगे। हो सकता है आपके लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए तुम इतना जरूरी, इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन इस ब्रह्मांड के लिए आप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। The universe has really shown a level of perseverance and dedication to make sure that you are born in 14 billion years of whatever. इसीलिए अगर खुद को जानना है तो इस कहानी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने सुना होगा कि करीब 14 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ था, जो कि स्पेस के अंदर कोई ब्लास्ट नहीं था, बल्कि स्पेस खुद एक्सपेंड होना शुरू हुआ था, बनना शुरू हुआ था। यानी कि बिग बैंग के पहले ना तो स्पेस था, ना मैटर था, और ना ही टाइम था। बिग बैंग से ये तीन चीजें एग्जिस्टेंस में आई, स्पेस, टाइम और मैटर। और मैटर भी एकदम गर्म प्लाज्मा, सूप जैसा था, जो कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियर एलिमेंट से बना हुआ था, सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में। और सूप का टेम्परेचर और डेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि लाइट भी टकरा के बस इधर उधर भाग रही थी, सूप से बाहर नहीं निकल पा रही थी। इसीलिए बिग बैंग के तुरंत बाद की हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी फोटो नहीं है, क्योंकि उस समय की लाइट ही अवेलेबल नहीं है। लाइट की सारी इंफॉर्मेशन सूप के साथ टकरा के इधर उधर स्कैटर हो गई। तो जैसे जैसे स्पेस फैलता गया, उसके साथ मैटर का सूप भी फैलता गया। फैलने से टेम्परेचर कम हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आग जलाते हो तो धुआं फैलता जाता है, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर कम होता है बाकी एयर की जितना। तो बिग बैंग के करीब 4 लाख साल बाद मैटर का सूप, जो कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बना हुआ था, वो इतना ज्यादा फैल गया कि टेम्परेचर काफी कम हो गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन्स ने कैप्चर करना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अपना काम करने लग गई और जन्म होता है सबसे बेसिक एलिमेंट हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा बेसिक एलिमेंट है, जो कि बिग बैंग के बाद सबसे पहले बनी थी। कुछ केसेस में 2 प्रोटॉन्स ने मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी कैप्चर कर लिया, जिससे कि हीलियम बनी। तो 75% हाइड्रोजन, 25% हीलियम, बस यूनिवर्स में इतना ही था। इस समय को बोला जाता है कॉस्मिक डार्क एजेस, क्योंकि इस समय पे कुछ था ही नहीं, कोई स्टार नहीं, कोई प्लेनेट नहीं, कुछ भी नहीं, बस स्पेस टाइम, यानी कि खाली जगह जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से भरी पड़ी थी। उस टाइम पे लाइट भी नहीं थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बस जाइंट हाइड्रोजन क्लाउड्स, जिनका टेम्परेचर था सिर्फ 10 केल्विन, यानी -263 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा ठंडे क्लाउड्स थे। क्लाउड्स की कहानी को आगे बढ़ाया ग्रेविटी ने। तो क्लाउड्स, जो कि अरबों खरबों लाइट ईयर्स की दूरी में फैले हुए थे, ग्रेविटी की वजह से वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 अरब लाइट ईयर के क्लाउड में ग्रेविटी को मिक्स में डाल दोगे तो एक स्पाइरल शेप अपने आप से मिल जाएगी। ये जो आप स्पाइरल शेप की एनिमेशन देख रहे हैं, इसमें सिर्फ गैस का ग्रेविटी के साथ टाइम एवोल्यूशन कोड किया गया है। यानी कि गैलेक्सी की स्पाइरल शेप सिर्फ इसीलिए आती है क्योंकि वो अरबों किलोमीटर में फैले हुए गैस क्लाउड से बनी है, जो कि ग्रेविटी की वजह से इकट्ठा हुआ था। स्पाइरल पैटर्न सिर्फ इस कलेक्शन का रिजल्ट है, जिसे मैथमेटिकली कोड किया जा सकता है। इस कलेक्शन की वजह से ही एंगुलर मोमेंटम बनता है, जो कि गैलेक्सी को सेंटर के अराउंड घुमाता है। इसके बाद स्पाइरल शेप में गैस के कलेक्शन की डेंसिटी फिक्स नहीं थी, कहीं पे थोड़ा कम गैस, कहीं पे थोड़ा ज्यादा गैस।
क्योंकि सारी गैस बहुत ज्यादा दूर से चल के आ रही थी, एक जगह पे इकट्ठी हो रही थी, उसका एक मोमेंटम था, एक आवेग था। इफेक्ट ये होता है कि गैस के चंक्स यानी कि खंड बनना शुरू हो जाते हैं। कहीं पे थोड़ी ज्यादा गैस, कहीं पे थोड़ी कम गैस। जहां पे गैस ज्यादा होती है वहां पे ग्रेविटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि गैस का मास ज्यादा है, मास ज्यादा तो ग्रेविटी ज्यादा। और ज्यादा ग्रेविटी की वजह से गैस और भी ज्यादा इकट्ठी होने लगी, और इस तरह से पूरी गैलेक्सी गैस के चंक्स में डिवाइड हो गई। एक चंक का साइज 10-15 से लेके हजारों लाइट ईयर्स तक का था। ग्रेविटी की खूबसूरती ये होती है कि ये कभी भी काम करना बंद नहीं करती। हर एक गैस चंक के सेंटर में वजन की वजह से ग्रेविटी बढ़ने लगी, जिसकी वजह से वो पूरा चंक सिकुड़ने लगता है, कंप्रेस होने लगता है। उसकी शेप एक बॉल जैसी बन गई, क्योंकि हर तरफ से सेंटर की तरफ ग्रेविटी फोर्स लग रही थी। तो ग्रेविटी से कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन से चंक के सेंटर में और भी ज्यादा डेंसिटी बढ़ने लगी, ज्यादा डेंसिटी बढ़ने से और भी ज्यादा ग्रेविटी क्रिएट होने लगी, और भी ज्यादा ग्रेविटी से और भी ज्यादा कंप्रेशन होने लगा। एक तरह का स्पाइरल और इरिवर्सिबल इफेक्ट, जो कि एक डायरेक्शन में लगातार होते ही जाएगा, रुकेगा नहीं। और इसका रिजल्ट ये होगा कि सेंटर के अंदर डेंसिटी बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि ग्रेविटी की वजह से गैस क्लाउड के सेंटर में गैस कंप्रेस होगी, कंप्रेशन से गैस की डेंसिटी बढ़ेगी, जो कि और भी ज्यादा ग्रेविटी को बढ़ाएगा। तो अगर आप गैस को कंप्रेस करते हो तो उसके एटॉम्स आपस में बहुत तेजी से टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और इसीलिए कंप्रेशन की वजह से गैस क्लाउड के सेंटर में टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। 10 डिग्री केल्विन से बढ़ के हजारों लाखों डिग्री केल्विन हो जाएगा। इसे बोलते हैं प्रोटोस्टार, यानी कि गैस का क्लाउड जिससे स्टार का जन्म होता है। ये एक टाइप का स्टार एम्ब्रियो होता है। तो जब प्रोटोस्टार के सेंटर में अरबों साल बाद टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के एटॉम्स एक दूसरे से इतनी तेजी से टकराने लगेंगे कि वो फ्यूज होके हीलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस में थोड़ा सा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो एनर्जी लाइट की तरह स्टार से बाहर आने लगती है। और इस तरह से ब्रह्मांड अपने आप को डार्क एजेस से निकाल के पहली बार लाइट देखने में सक्षम हुआ। इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कि हर एक स्टार की कोर में होता है, जिसकी वजह से स्टार इतनी तेज चमकते हैं। तो ग्रेविटी की वजह से स्टार कोलैप्स हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से एनर्जी बाहर आ रही है, जो कि उस कंप्रेशन को रोकेगी। और इस तरह से स्टार अपने एक इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाता है, जब ग्रेविटी का मान टेम्परेचर से होने वाले उफान के बराबर होता है। और इसी इक्विलिब्रियम में स्टार करोड़ों सालों तक जलता रहता है। तो यहां से आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग के यूनिवर्स में स्टार के आसपास कोई प्लेनेट नहीं था, स्टार अकेले थे, क्योंकि प्लेनेट बनने के लिए कोई और एलिमेंट था ही नहीं, किसी और एलिमेंट का जन्म ही नहीं हुआ था। यूनिवर्स में सिर्फ स्टार ही स्टार थे, और उन स्टार्स का साइज आज के स्टार्स की अपेक्षा हजारों लाखों गुना बड़ा था। आपको लगता होगा कोई स्टार जितना ज्यादा बड़ा है वो उतना ही ज्यादा लंबा और देर तक जलेगा, लेकिन यह बिल्कुल उल्टा सोचना है। जो स्टार जितना ज्यादा बड़ा होगा उसके अंदर फ्यूजन उतना ही तेजी से होगा, इसीलिए उसकी लाइफ भी उतनी कम होगी। तो जो स्टार ब्रह्मांड के स्टार्टिंग में बने थे वो हमारे सन के करीब 100-150 गुना ज्यादा बड़े थे, इसीलिए उनकी लाइफ सिर्फ करोड़ों साल की रेंज में थी। इनको बोला जाता है पॉपुलेशन 3 स्टार्स। ब्रह्मांड में अब तक स्टार्स की 3 जनरेशन बन चुकी हैं। सबसे पहले आए पॉपुलेशन 3 स्टार्स, जो कि कुछ करोड़ों सालों में ही खत्म हो गए। फिर आए पॉपुलेशन 2 स्टार्स, जो कि अरबों सालों तक चलते रहे। और उसके बाद पॉपुलेशन 1 स्टार्स, जो कि और भी ज्यादा लंबा चलते हैं। हमारा सन पॉपुलेशन 1 में आता है। यानी बिग बैंग के बाद बहुत ज्यादा बड़े स्टार्स बने, लेकिन उनकी उम्र बहुत कम होती थी। और उसके बाद स्टार्स का साइज छोटा ही होता जा रहा है, लेकिन स्टार्स की उम्र लंबी होती जा रही है। साइज छोटा और उम्र बड़ी। जैसे कि हमारे सन की एज करीब 10 अरब साल है, जिसमें से 5 अरब साल निकल चुके हैं। सन अभी अपने मिड एज में पहुंच चुका है।
तो पॉपुलेशन 3 स्टार्स इतने ज्यादा बड़े थे कि उन्होंने अपने अंदर की ज्यादातर हाइड्रोजन को कम समय में ही हीलियम में बदल दिया। लेकिन उन स्टार्स का साइज ज्यादा बड़ा होने की वजह से ग्रेविटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब हीलियम के एटॉम्स फ्यूज होने लगे, कार्बन बन गया। उसके बाद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन तक के एलिमेंट्स पॉपुलेशन 3 स्टार्स की कोर में बनने लगे। आयरन को फ्यूज करके आगे के एलिमेंट्स जैसे कि गोल्ड बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है। इतना टेम्परेचर और प्रेशर किसी भी स्टार की कोर के अंदर संभव ही नहीं है, और इसीलिए आयरन पे पहुंचने के बाद स्टार्स के अंदर फ्यूजन बंद हो जाता है। फ्यूजन बंद यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्ट करने वाली फोर्स बंद, और इस वजह से स्टार के अंदर फोर्स इंबैलेंस हो जाता है। ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए नीचे से एनर्जी नहीं आ रही है। इस फोर्स इंबैलेंस की वजह से स्टार अपनी कोर पे सिकुड़ना शुरू हो जाता है, कंप्रेस होना शुरू हो जाता है, इतनी तेज कि इंप्लोजन हो जाता है। और इस इंप्लोजन में इतनी एनर्जी रिलीज होती है जो कि एक एक्सप्लोजन का काम करती है। इसे बोला जाता है सुपरनोवी एक्सप्लोजन। 1946 में एक इंग्लिश मैथमेटिशियन फ्रेड हॉयल ने सुपरनोवी एक्सप्लोजन को हाइपोथेसाइज किया था। हजारों सालों से इतिहास में बहुत बार लोगों ने आसमान में तेज लाइट देखी है जो कि सुपरनोवी एक्सप्लोजन थे। अब तक सैकड़ों सुपरनोवी एक्सप्लोजन्स ब्रह्मांड में देखे जा चुके हैं। तो सुपरनोवी एक्सप्लोजन में टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आयरन भी बच नहीं पाता और फ्यूज होके बाकी के एलिमेंट्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम एटसेट्रा बन जाते हैं। और इस तरह से जनरेशन 3 के स्टार्स ने बिग बैंग के बाद करीब 1 अरब सालों में ही यूनिवर्स के अंदर के सारे एलिमेंट्स बना दिए जिनसे कि हम बने हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, आयरन एंड ऑल। यानी कि हमारे अंदर के एलिमेंट्स उन सबसे पहले पैदा हुए स्टार्स की देन है। आप सोचो, आप यूनिवर्स से कितना ज्यादा कनेक्टेड हो। सुपरनोवी एक्सप्लोजन के बाद जनरेशन 3 के स्टार्स का मलबा पूरे गैलेक्सी में फैल जाता है, जिससे कि नए स्टार्स और प्लैनेट बनना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए प्लैनेट्स का बनना जनरेशन 2 स्टार से ही संभव हो पाया है, क्योंकि जनरेशन 3 स्टार्स के पास हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा कुछ था ही नहीं जिससे कि प्लैनेट बन सके। और इस तरह से ब्रह्मांड को आगे चलाने के लिए पैदा हुए एलिमेंट्स जिनसे कि आगे चल के प्लैनेट्स बने, लाइफ फॉर्म बने और हम बने। तो आप समझ सकते हो कि ब्रह्मांड के स्टार्टिंग में जो जनरेशन 3 स्टार सिस्टम थे उनका आगे की लाइफ में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है।